नमस्कार। आज हम लोग जो है फिर से एक अधिगम के नए सिद्धांत के साथ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आज दो सिद्धांतों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत और दूसरा स्किनर का सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। अभी तक हम लोगों ने जो बात समझा है कि उसमें जो व्यवहारवादी हैं इन्होंने बताया कि जो सीखने की प्रक्रिया है, देखिएगा, जो सीखने की प्रक्रिया है वो किसका परिणाम होता है? तो वो आपका अनुबंधन का परिणाम होता है। समझ में आ रहा है? अनुबंधन का परिणाम होता है। और इस तरीके से सबसे पहले आपने देखा कि जो थॉर्नडाइक महोदय थे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि प्राणी जब उद्दीपक के द्वारा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुक्रिया करता है तो उन दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित हो जाता है और उसी संबंध को उन्होंने क्या कहा है? अनुबंधन कहा है। और वो कहते हैं कि अगर ये अनुबंधन मजबूत होगा तो अधिगम क्या होगा? प्रभावी होगा। ठीक उसी तरीके से पावलोव का जो अनुबंधन का सिद्धांत है वो अनुकूलन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अनुकूलन से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो आप कह सकते हैं कि अनुबंधन जो होता है वो उद्दीपक के साथ होता है। यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा अंतर हमें समझना पड़ेगा कि जो थॉर्नडाइक का अनुबंधन था वो उद्दीपक के द्वारा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो अनुक्रिया करता है प्राणी, उन अनुक्रिया और जो कह सकते हैं कि जो प्राणी के द्वारा सक्रियता है, इन दोनों के बीच में जो संबंध स्थापित होता है उस पर आधारित होता है। लेकिन यहाँ पर जब पावलोव की बात करते हैं तो यहाँ पे अनुबंधन उद्दीपक के साथ जो है होता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले इस सिद्धांत का प्रतिपादन इवान पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन इवान पी पावलोव ने किया था, जो एक रूसी वैज्ञानिक थे और ख़ास तौर से ये पशु वैज्ञानिक थे जो जानवरों के बारे में जिनको बहुत अच्छी जानकारी थी। ठीक है, 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला अपने सिद्धांत के लिए। इनके सिद्धांत को अनुबंधित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी कहा जाता है। इनके सिद्धांत को प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो अगर ये पूछता है कि निम्न में से कौन सा अनुबंधित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत है या प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत है, तो निश्चित तौर से आपका ऑप्शन जो आएगा वो पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया अनुबंधन के सिद्धांत को भी इन नामों से भी जाना जाता है। फिर इसी अनुबंधन को शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। इनके सिद्धांत को प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। साथ ही साथ संपर्क प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी कहा जाता है। और क्लासिकल अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत भी इनके सिद्धांत को कहा जाता है। तो हमें एक बात याद रखना होगा कि जितने भी इनके नाम हैं उन सभी नामों को हमें याद रखना होगा। कभी किसी नाम से पूछ सकता है कि कौन से सिद्धांत को प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है, किसको जो है प्रत्यावर्तन का सिद्धांत कहा जाता है, संबद्ध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत कहा जाता है। ये संपर्क नहीं है, संबद्ध है। और क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, तो इतने सारे नामों से इवान पी पावलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत को जाना जाता है। हमें सारे नामों को याद रखना है। आइए आगे स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अब पावलोव ने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए जो प्रयोग किया, वो प्रयोग मुख्यतः से कुत्ते पर इनके द्वारा प्रयोग किया गया था। और कुत्ते के मुंह से जो लार का श्रावण होता है, उस श्रावण के आधार पर इन्होंने जो है अपने सिद्धांत को स्थापित करने की कोशिश की, सिद्धांत को प्रस्तुत करने की कोशिश की। देखिए ध्यान से, तो इन्होंने कुत्ते के पाचन प्रक्रिया में लार के स्राव का अध्ययन किया। इनके सिद्धांत में प्राणी सक्रिय नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि जो इनका सिद्धांत था उसमें कुत्ते को क्या कर दिया, इन्होंने बांध दिया था। कुत्ते को बांध दिया था, वो किसी प्रकार का हरकत नहीं कर सकता था। ठीक है, यानी कि प्राणी केवल अपनी सहज क्रिया के द्वारा मुंह से लार टपका सकता था, इसके अलावा वो किसी प्रकार की अनुक्रिया नहीं कर सकता था। तो इसलिए यहाँ पे अनुकूलित अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत इसे कहा भी जाता है, क्योंकि प्राणी के सहज क्रिया पर यह पूरा सिद्धांत हमारा आधारित है। फिर देखिए ध्यान से, प्राणी सहज क्रिया द्वारा अधिगम करता है। सहज क्रिया का मतलब लार टपकाना। जब भी कोई खाने की चीज़ कोई देखता है तो उसके मुंह से लार टपकता है, ये किसी मनुष्य की स्वाभाविक क्रिया है, यानी कि सहज क्रिया है। और इसी सिद्धांत के आधार पर उन्होंने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया। फिर पावलोव के अनुसार सीखना एक अनुकूलित क्रिया है। ये इनका पंच लाइन है, आप कह सकते हो कि पावलोव के अनुसार सीखना क्या है, अधिगम क्या है। तो अगर थॉर्नडाइक की बात करेंगे तो थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना क्या है,
थर्नडाइक के अनुसार सीखना अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच अनुबंधन का परिणाम है, और पावलोव के अनुसार सीखना जो है यह एक अनुकूलित अनुक्रिया है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे। आगे देखते हैं। अब इन्होंने क्या किया था कि जो उनका कुत्ता था, उस कुत्ते के गले में इन्होंने ऑपरेशन करके एक नली लगा दिया था, और उस नली को एक मेजरिंग फ्लास्क से जोड़ दिया था। तो जैसे ही कुत्ते के मुंह से लार स्रावित होता था, तो वो लार की मात्रा जब बढ़ती थी, तो उस मात्रा को देख करके ये परिवर्तन को समझने की कोशिश करते थे। तो इन्होंने किया क्या कि जब इन्होंने ऑपरेशन किया तो कुत्ते को भोजन का देख करके लार में 3 से 4 ml की वृद्धि इन्होंने पाया। इन्होंने जब अपना प्रयोग किया तो पाया कि प्रयोग के दौरान जब कुत्ते के समक्ष भोजन को प्रस्तुत किया जा रहा था, तो उसके लार में वृद्धि हो रही थी। यानी कि भोजन को देख करके कुत्ते के अंदर एक सहज क्रिया हो रही थी, और वो सहज क्रिया के द्वारा उसके मुंह में लार का स्रवण हो रहा था, और उसकी मात्रा में वृद्धि हो रही थी। ठीक है, तो आइए, लार में वृद्धि होना को उन्होंने स्वाभाविक क्रिया कहा है या सहज क्रिया कहा है? बिल्कुल, लार में वृद्धि होना जो है ये स्वाभाविक क्रिया है या सहज क्रिया है। यानी कि ये क्या है, यूसीएस है, यूसीआर, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे यूसीआर, यानी कि अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, यानी कि स्वाभाविक क्रिया। ठीक है, आइए देखिएगा नेक्स्ट। अब इनके प्रयोग को हम समझते हैं। देखिएगा ध्यान से, इनके प्रयोग में 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। पहला देखिएगा, जो ये कुत्ता है यानी कि हमारा जो प्राणी है, ये प्राणी बंधा हुआ है, यानी कि प्राणी क्या है, सक्रिय नहीं है। हमारा प्राणी सक्रिय नहीं है, कुत्ते के सामने कुत्ते को बांध करके रखा गया है। अब इसमें हुआ क्या, कुत्ते के गले में देखिए ऑपरेट करके एक नली लगा दी गई है, और ये नली जो है एक मेजरिंग फ्लास्क से जाकर के जुड़ा हुआ है, कि जैसे ही कुत्ते के मुंह से लार का स्रावन होगा, वो जाकर के उस मेजरिंग फ्लास्क में इकट्ठा हो जाएगा, और उसमें कितनी बढ़ोतरी हो रही है इसका मापन किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या कि इनके सिद्धांत में कुल 3 चरण है। तो यहाँ पर देखिएगा सामने, अच्छा, इसके पीछे एक स्क्रीन है। इस स्क्रीन की खास बात यह है कि इसके पीछे खड़ा होकर के इवान पी पावलोव इस सारे जो भी प्रयोग है इसका वो ऑब्जर्वेशन करते थे, यानी कि उसको देख सकते थे कि किस तरीके से क्रिया हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे एक भोजन रखा हुआ है, तो इनके प्रयोग में 3 चरण थे। वो तीनों चरणों को हमको समझने हैं। पहला तो आपको ये अभी समझ में आ गया होगा कि इनके प्रयोग में कुत्ता है, कुत्ता सक्रिय नहीं है क्योंकि उसको बांध दिया गया है। कुत्ते के गले में ऑपरेट करके एक नली लगा दी गई जो एक मेजरिंग फ्लास्क से जुड़ा हुआ है, यानी कुत्ते के मुंह से जैसे ही लार की मात्रा में वृद्धि होगी, वो मेजरिंग फ्लास्क में आकर के इकट्ठा हो जाएगा, और उसके मात्रा से पावलोव अनुमान लगा सकते हैं कि मात्रा बढ़ रही है या फिर किस तरह की क्रिया हो रही है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पावलोव के प्रयोग के कुल 3 चरण हैं। ठीक है, वो तीनों चरणों को हमें अच्छे से समझना। पहला चरण देखते हैं, प्रथम चरण। 1 मिनट, देखिए, पावलोव के प्रयोग का प्रथम चरण। प्रथम चरण में क्या किया गया कि कुत्ते के सामने भोजन को प्रस्तुत किया गया, और भोजन को देख करके कुत्ते के मुंह से लार स्रावित हुआ। ठीक है, यानी कि भोजन को देख करके कुत्ते के मुंह से लार का स्रवण हुआ। यहां पर भोजन क्या है, भोजन क्या है, भोजन एक स्वाभाविक उद्दीपक है। स्वाभाविक उद्दीपक है, और कुत्ते के मुंह से लार का निकलना स्वाभाविक क्रिया है, या इसी को हम कह सकते हैं ये सहज क्रिया है। अच्छा, इसको एक और नाम दे सकते हैं कि ये अनुबंधित उद्दीपक है, मतलब अभी किसी प्रकार का अनुबंधन नहीं है, या क्रिया को हम कह सकते हैं कि ये क्रिया जो है अनुबंधित क्रिया है, यानी कि अभी तक किसी प्रकार का अनुबंधन नहीं हुआ है। ठीक है, अभी तक किसी प्रकार का अनुबंधन नहीं हुआ है। तो पहले स्टेप में कुत्ते के सामने भोजन प्रस्तुत किया गया, और कुत्ते के मुंह से लार का स्रवण हुआ। यहाँ पे कुत्ते के सामने पूछा जाता है कि पावलोव के प्रयोग में स्वाभाविक उद्दीपक क्या है, तो याद रखना है
पावलोव के प्रयोग में स्वाभाविक उद्दीपक क्या है? भोजन है, इसको यूसियस बोलेंगे, यूसियस। और पावलोव के प्रयोग में स्वाभाविक क्रिया है तो कुत्ते के मुंह से लार का स्रवण, दैट इज कॉल्ड यूसीआर। यानी यूसियस के रेस्पॉन्स में यूसीआर होगा, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, अनकंडीशनल स्टिमुलस। ठीक है, अब आते हैं इसके द्वितीय चरण में। कुत्ते के इस प्रयोग के द्वितीय चरण में देखिए क्या होता है कि कुत्ते के सामने अब भोजन प्रस्तुत करने के पहले, ठीक पहले उन्होंने एक घंटी बजाया। क्या बजाया? घंटी बजाया। तो घंटी बजाया, भोजन लाए, घंटी बजाया, भोजन लाए। तो घंटी बजाया, भोजन लाए। जैसे ही भोजन लाया, उन्होंने कुत्ते के मुंह से लार का श्रवण देखा, या कुत्ते के मुंह से लार स्रावित हुआ। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर घंटी वो प्रस्तुत कर रहे हैं, तो घंटी क्या है? यह एक कृत्रिम उद्दीपक है, या इसी को हम कह सकते हैं कि अस्वाभाविक उद्दीपक है। भोजन क्या है? यह स्वाभाविक उद्दीपक है। और कुत्ते के मुंह से लार का श्रावण होना क्या है? स्वाभाविक क्रिया है, स्वाभाविक क्रिया। यानी ये क्या है आपका? कंडीशनल स्टिमुलस। ये क्या है? अनकंडीशनल स्टिमुलस। और अभी रिस्पॉन्स क्या है? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। तो अब सेकेंड स्टेप में इन्होंने क्या किया कि अपनी तरफ से जो है एक उद्दीपक को इंट्रोड्यूस किया, और वो उद्दीपक क्या है आपका? घंटी। घंटी भोजन देने से पहले उन्होंने घंटी को बजाया, और उस घंटी को बजाने के साथ साथ उन्होंने देखा कि कुत्ते के मुंह से लार का श्रवण हो रहा है। अब इस प्रक्रिया को इन्होंने बहुत बार दोहराया, 100-150 बार दोहराया। तो 100-150 बार जब इस प्रक्रिया को वो दोहराते हैं तो पाते हैं कि अब इसमें कोई नई तरह की चीज़ उनको नज़र आती है। अब उन्होंने क्या किया, इसको जरा समझते हैं। देखिए ध्यान से। अब तृतीय चरण में क्या हुआ? तृतीय चरण में अब जैसे ही वो घंटी बजाए, यानी कि जब ये प्रक्रिया को कई बार दोहरा दिया गया, तो कुत्ते को इस बात का यकीन हो गया कि भाई साहब घंटी बजेगी तो भोजन मिलेगा। ठीक, और जैसे ही घंटी बजा, कुत्ते के मुंह से लार का श्रवण शुरू हुआ। कुत्ते के मुंह से लार क्या हो गया? स्रावित होगा। ठीक है, यानी कि अब क्या हुआ? कुत्ते ने जो अपना रेस्पॉन्स था, उस रेस्पॉन्स को कृत्रिम उद्दीपक को पर उन्होंने ट्रांसफर कर लिया है। यानी कि अभी क्या है? घंटी क्या है? घंटी जो है ये आपका कृत्रिम उद्दीपक है, और अब इसी पर कुत्ता रेस्पॉन्स कर रहा है। यानी उसकी अब क्रिया क्या है? अस्वाभाविक हो गया है। पहले उसकी क्रिया स्वाभाविक थी क्योंकि भोजन को देख करके वो रिस्पॉन्स कर रहा था, अभी घंटी पर वो रिस्पॉन्स कर रहा है। यानी कि अभी क्या है? वो आपका अस्वाभाविक क्रिया है। यानी कंडीशनल स्टिमुलस रिस्पॉन्स टू कंडीशनल रिस्पॉन्स। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से जब शिक्षण प्रक्रिया भी हम करते हैं तो शिक्षण प्रक्रिया में भी इसी तरीके से संकेतों पर हम बहुत सारी चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, और संकेतों से जोड़ने के लिए इसी तरह की प्रक्रिया का, अनुबंधन का हम वहाँ पर इस्तेमाल भी करते हैं। तो आपने समझा होगा कि तीसरे प्रक्रिया में क्या है कि अब घंटी बजने पर ही कुत्ते के मुंह से लार का श्रवण शुरू हो जाता है। यानी कृत्रिम उद्दीपक पर वो क्रिया कर रहा है। यानी अब उसकी जो क्रिया है वो स्वाभाविक न होकर के क्या हो जाएगा? अस्वाभाविक क्रिया हो जाएगी, अनुबंधित क्रिया हो जाएगी। याद रखिएगा, इसको हम क्या बोल सकते हैं? अनुबंधित क्रिया हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हमको समझना होगा कि ये पावलोव का पूरा ये प्रयोग था जो 3 चरणों में था। आइए आगे बढ़ते हैं। अब अनुबंधन की कुछ शर्त हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी परिस्थिति के साथ साथ ये जो हमारा थियरी है पावलोव का, ये वैलिड रहेगा। इसमें कुछ शर्त ये है कि यूसियस और शीयस को प्रस्तुत करने का एक निश्चित क्रम होता है। क्रम का मतलब कि हमें ये प्रक्रिया बहुत बार दोहरानी पड़ती है, क्योंकि आपको पता है कि व्यवहारवादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम में समय लगता है और अधिगम की प्रक्रिया कई बार दोहरानी पड़ती है। ठीक है, यूसियस को सीएस से अधिक प्रभावशाली होना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि जो घंटी है इसके तुलना में आपका भोजन एक ताकतवर उद्दीपक है। भोजन एक ताकतवर उद्दीपक है। अगर मान लीजिए कि हम उसको पत्थर मारते हैं और घंटी बजाते हैं, ठीक है,
तो वो किसी तरीके से काम नहीं हो, क्योंकि वो कुत्ते के लिए किसी प्रकार से वैल्यूएबल नहीं है। यानी कि जो उसके कह सकते हैं कि हित का साधक होगा उसी पर कुत्ता क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है। भोजन को घंटी की तुलना में अधिक प्रभावी होना चाहिए, जो भी मैंने बताया। कोई बाह्य अवरोध ना हो, अनुबंधन की दशाएं अनुकूल हो। अनुकूल का मतलब कि जैसे कुत्ता जो है वो किसी प्रकार की बीमारी उसमें ना हो, उसके अंदर जो है नेचुरल प्रोसेस जितने भी होते हैं वो सारे होने चाहिए, वो एक नॉर्मल कुत्ते की तरह से बिहेव करता हो, तब जा कर के ये। दूसरी चीज़ है भोजन खराब ना हो। मान लीजिए सड़ा हुआ भोजन है, कुत्ता पसंद ही नहीं करता है, तो कितना भी घंटी बजा लें वो उस पर अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। ठीक है। शिक्षण प्रक्रिया में इसका क्या इस्तेमाल है? शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चों से हमें स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। स्नेहपूर्ण व्यवहार इसलिए करना चाहिए ताकि बच्चा जो है आपके व्यवहार के प्रति अनुबंधन करके नई चीज़ों को क्या करे, सीख सके। व्यक्ति की रुचियाँ, प्रवृत्तियाँ, आदतें, प्रयोग, मनोदशा अनुबंधन के माध्यम से ही आकार लेती है। अनुबंधन के माध्यम से ही आकार लेती है। इसी नाते एक शिक्षक को जो है इन सिद्धांतों का इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये तो था हमारा पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है। इसके बाद अगला जो हम पढ़ेंगे स्किनर का क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत। थोड़ा एक गिलास पानी पी ले हम। आइए अब देखते हैं स्किनर का क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत। तो स्किनर का क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत, इसमें एक बात याद रखना है कि इसमें जो प्राणी होगा वो प्राणी क्या है, सक्रिय होगा। यानी कि यहाँ पर जो ये सिद्धांत है वो प्राणी की सक्रियता पर निर्भर किया कर रहा है, यानी प्राणी को सक्रिय कर दिया गया है। ठीक है। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखना होगा कि प्राणी की सक्रियता पर निर्भर करता है। दूसरी चीज़ ये है कि स्किनर के सिद्धांत में एक बहुत महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है पुनर्बलन। समझ में आ रहा है? यानी कि अगर कोई आपसे पूछता है कि किस सिद्धांत में पुनर्बलन का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है, तो स्किनर के सिद्धांत में पुनर्बलन का सर्वाधिक महत्व होता है और हमारा उत्तर जो है स्किनर का सिद्धांत वहाँ पे होना चाहिए। इनके सिद्धांत को बहुत नामों से जाना जाता है, देखिएगा ध्यान से। पहले इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? B.F. स्किनर है। इनकी पुस्तक थी द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म और बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी। इनकी दो पुस्तकें हैं, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म और बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी। इनके सिद्धांत को सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है, उत्सर्जित अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है, कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है। इनके प्रयोग में उद्दीपक उपस्थित नहीं है। मतलब समझिएगा कि जब हम स्किनर के प्रयोग को पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो भोजन है वो प्रत्यक्ष रूप से प्राणी के सामने उपस्थित नहीं रहता है। इसी नाते यहाँ पर कहा गया है कि जो उद्दीपक है, उद्दीपक मतलब जो भोजन है, यह प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर उपस्थित नहीं रहता है। जबकि पावलोव के प्रयोग में भी उद्दीपक उपस्थित था और थांडाई के प्रयोग में भी उद्दीपक क्या है, प्रत्यक्ष तौर से क्या होता है, उपस्थित था। इसे आर टाइप लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है, रेस्पॉन्स थ्योरी कहा जाता है, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा जो हमारा सिद्धांत है वो प्राणी के रेस्पॉन्स पर डिपेंड करता है, प्राणी के प्रतिक्रिया पर या अनुक्रिया पर निर्भर करता है। तो आइए चलते हैं, समझते हैं इसको। स्किनर साहब, अब इनके सिद्धांत को, इनके प्रयोग को हम जरा समझते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले देखिए ध्यान से, इनके दो प्रयोग थे। एक स्किनर बॉक्स, एक प्रयोग जिसमें चूहे का प्राणी के रूप में काम कर रहा है, उसको स्किनर बॉक्स में। दूसरा था कबूतर पेटिका, कबूतर पेटिका। तो इनके जो दो प्रयोग हैं जिसमें एक में चूहे की भूमिका है और दूसरे में जो है कबूतर की भूमिका है, तो दोनों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ध्यान से, एक लोहे की ग्रिड रहती है जिसमें इलेक्ट्रीफाइड ग्रिड रहता है, नीचे जो है करंट का एक जाल रहता है, एक रेस्पॉन्स लीवर रहता है। रेस्पॉन्स लीवर का मतलब कि जैसे कोई ऐसी चीज़ है कि जो अगर हम दबाते हैं तो वो कुछ प्रतिक्रिया देता है। तो रेस्पॉन्स लीवर जब बलता है तो वहाँ पे दो तरह की लाइटें रहती हैं, एक लाल लाइट रहती है और एक हरी लाइट रहती है, और एक स्पीकर रहता है जिसमें से कोई आवाज़ निकलती है। ठीक है। साथ ही साथ एक बॉक्स रहता है, वो बॉक्स ऐसा रहता है कि जब भी चूहा जो है रेस्पॉन्स लीवर सही दबाता है तो उस समय क्या होता है कि उस कंटेनर में कहीं से भोजन आता है, यानी वो भोजन जो है प्रत्यक्ष तौर से यहाँ उपस्थित नहीं है।
अब चूंकि प्राणी को सक्रिय करने के लिए क्या किया जाता है कि एक लोहे की ग्रिड रहती है जिसमें जो है इलेक्ट्रीफाइड ग्रिड रहती है, जिसमें थोड़ा बहुत करंट बहता रहता है, जिसकी वजह से यह प्राणी सक्रिय रहता है, उछल कूद मचाता है। उछल कूद मचाता है तो इसका जो पैर है वो यहाँ पे रेस्पॉन्स लीवर पे पड़ेगा, और रेस्पॉन्स लीवर पे अगर सही पड़ेगा तो ये हरी लाइट जलेगी, और हरी लाइट जलने के साथ यहाँ से बीप की एक आवाज़ आती है और यहाँ से भोजन आता है। तो चूहा भोजन करता है, ठीक है। चूहे को जैसे ही भोजन मिलता है, चूहे को जैसे ही भोजन मिलता है तो यहाँ भोजन जो है पुनर्बलन की भूमिका निभाता है, और इससे चूहे को विश्वास हो जाता है कि अगर मैं प्रतिक्रिया करूंगा तो निश्चित तौर से मुझे अगली बार भी भोजन मिल सकता है, और इसलिए वह इस क्रिया को बार बार दोहराने का प्रयास करता है, और अंत में वो समझ जाता है कि सीधे इस लीवर को दबाने से हमें भोजन मिलेगा, और लीवर को दबा करके वो सीधे भोजन प्राप्त करना सीख लेता है। उसी तरह से स्किनर के दूसरे प्रयोग में कबूतर पेटिका रहती है। यहाँ पर भी दो तरह की लाइटें रहती है, एक रेड लाइट रहती है, ग्रीन लाइट रहती है, एक यहाँ पे कुंजी रहती है और एक यहाँ पे फूड होपर रहता है। तो जैसे ही कबूतर ये है, कबूतर भूखा रहता है, और कबूतर जैसे ही इस की को दबाता है, ठीक है, यहाँ पे की को अगर सही दबाता है तो हरी लाइट जलती है, और हरी लाइट जलने के साथ साथ उसमें भोजन आकर के डिस्पर्स होता है, और भोजन कबूतर खाता है। धीरे धीरे उसको ये क्रिया जब कई बार दोहराई जाती है तो कबूतर को समझ में आ जाता है कि इस की को दबाने से जो है हमें भोजन की प्राप्ति होगी। तो दोनों प्रयोग में जो है प्राणी की सक्रियता काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। पहला प्रयोग स्किनर बॉक्स में किया गया, दूसरा प्रयोग जो है कबूतर पेटिका में किया गया। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। एक बार इसको ध्यान से देखिएगा। अभी देखिएगा, अब इनके प्रयोग में पुनर्बलन का महत्व है। देखिएगा पुनर्बलन का, अगर मान लीजिए चूहा अनुक्रिया करता, ठीक, सही लीवर दबाता, भोजन नहीं आता, तो भोजन नहीं आता तो चूहा उस क्रिया को फिर दोबारा करने के लिए उतना इंटरेस्टेड नहीं रहता। यानी कि वो जो भोजन उसको मिला है वो पुनर्बलन का काम किया है, और चूहे को क्रिया को दोबारा करने के लिए प्रेरित कर रहा है, ठीक है। इनके प्रयोग में भोजन पुनर्बलन है तथा चूहा अनुक्रिया करता है। यहाँ पे सक्रिय कौन है? चूहा है। प्राणी को, अच्छा, इनके अनुसार प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन मिलता है तो वह फिर से क्रिया करने को या दोहराने का प्रयास करता है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा तो वह फिर से उस क्रिया को दोहराने का प्रयास करेगा। सकारात्मक पुनर्बलन के उदाहरण क्या हैं? पुरस्कार, प्रशंसा और सम्मान। नकारात्मक पुनर्बलन के उदाहरण क्या है? दंड, भय, डांटना, मना करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्किनर ने बात कहा है वो सकारात्मक पुनर्बलन की बात कही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्किनर ने अपने सिद्धांत में पुनर्बलन को सर्वाधिक महत्व दिया। तो अगर ये पूछा जाता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने अपने सिद्धांत में पुनर्बलन को सर्वाधिक महत्व दिया, तो स्किनर ने अपने सिद्धांत में पुनर्बलन को सर्वाधिक महत्व दिया। लेकिन एक बात और समझना होगा कि एक मनोवैज्ञानिक थे क्लार्क एल हल, उन्होंने पुनर्बलन के नाम से ही एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो अगर ये पूछा जाए कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया तो उसका उत्तर होगा क्लार्क एल हल। लेकिन अगर ये कहा जाए कि किसने अपने सिद्धांत में पुनर्बलन को सर्वाधिक महत्व दिया है तो उत्तर होगा हमारा स्किनर, ठीक है। देखिए स्किनर का मानना था कि सही अनुक्रिया होने पर हमें तुरंत पुनर्बलन देना चाहिए। इसी तरह से विद्यालय प्रक्रिया में जब भी कोई बच्चा सही रिस्पॉन्स करता है तो उसके प्रोत्साहन के लिए उसको सकारात्मक पुनर्बलन देने की आवश्यकता पड़ती है। एक शाबाशी ही दे दें तो वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। स्किनर ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसको अभिक्रमित अनुदेशन कहा जाता है। कई बार पूछा जाता है कि किसके सिद्धांत के आधार पर अभिक्रमित अनुदेशन का जन्म हुआ, तो स्किनर के सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत के आधार पर अभिक्रमित अनुदेशन का जन्म हुआ। अच्छा, ये होता क्या है? देखिए अभिक्रमित अनुदेशन जो है सीखने की एक ऐसी शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें पाठ को छोटे छोटे पदों में, पाठ्यवस्तु को छोटे छोटे पदों में प्रस्तुत किया जाता है जिससे छात्र सक्रिय होकर के सीखते हैं। छोटे छोटे पदों में प्रस्तुत किया जाता है। तो थार्नडाइक के नियम में जो आंशिक क्रिया का नियम आपने पढ़ा है, बहुप्रतिक्रिया का नियम पढ़ा है, उसी के हिसाब से कि अगर किसी भी पाठ को छोटे छोटे अंशों में तोड़ करके पढ़ते हैं तो बच्चा जो है सक्रिय रूप से उन चीज़ों को क्या करता है? सीखता है। तो ये तो था हमारा स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत और पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत, जो प्रमुख दो सिद्धांत थे। मुझे लगता है कि सारे पॉइंट को हमने कवर कर लिया है। अब एक बार थोड़ा सा यहाँ पे कंपैरेटिवली एक चीज़ देख लेते हैं, पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत और स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। देखिएगा
पावलोव के सिद्धांत में प्राणी उद्दीपक की उपस्थिति में क्रियाशील रहता है, यानी कि सहज क्रिया करता है, लेकिन इसमें प्राणी क्या है, स्वयं क्रियाशील रहता है। समझ में आ रहा है? इसमें उद्दीपक उपस्थित नहीं है, इनके सिद्धांत में उद्दीपक उपस्थित नहीं है। ठीक है, इनके सिद्धांत में उद्दीपक उपस्थित है। तो अगर आपको समझना होगा कि यहाँ पे अनुबंधन किसके साथ होता है, तो नो डाउट है कि अनुबंधन किसके साथ होगा, उद्दीपक के साथ होगा। और यहाँ पे अनुबंधन किसके साथ होगा, प्राणी के साथ होगा, क्योंकि प्राणी ही क्या सक्रिय है। इसमें पुनर्बलन उद्दीपक के साथ दिया जाता है और इसमें पुनर्बलन अनुक्रिया के साथ दिया जाता है। समझ में आ रहा है? अनुक्रिया के साथ दिया जाता है, यानी कि प्राणी क्या करता है, लार का श्रवण, जैसे घंटी बजाया तो उसके साथ जो है धीरे धीरे अनुबंधन वहाँ पे हो गया। ठीक है, इसमें सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है। ठीक है, यानी दोनों इस तरीके से हमारे जो कंपैरेटिवली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत और स्किनर का सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, इस तरीके से दोनों सिद्धांत यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अगले वाले पॉइंट्स में हम लोग पढ़ेंगे मुख्य रूप से जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत और इसके साथ साथ ली वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत, जो दोनों बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैं और इन दोनों से क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है।